हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कोई निरोग होगा और सभी कोई खुशी से पढ़ रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस लॉकडाउन के समय में जब आप अकेले घर पर बैठे हो तो इससे बढ़िया मौका तो आपके लिए पढ़ाई का कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब आप पढ़ाई से कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। कैसे? तो मान लीजिए कि आप ट्यूशन पढ़ने गए, कोई आपका मित्र आपके साथ मिल गया, जब ट्यूशन की छुट्टी हुई तो कहा कि चलो थोड़ा बाज़ार घूम के आते हैं, आप उसके साथ चले गए, आपका समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। इनसे बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लमें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उस समय अगर आपका मित्र कह देता है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप उसको ना भी नहीं कह सकते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। साथ साथ आप 10th में हैं तो आपका समय तो बर्बाद होगा ही। तो इसलिए जब लॉकडाउन लगा है तो इससे बढ़िया सेल्फ स्टडी का कोई मौका नहीं मिल सकता है आपको, इससे बढ़िया तैयारी आपकी कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है लॉकडाउन को आप मौका बनाकर ले चलिए, एक अवसर बना के ले चलिए कि हाँ, 1 महीने का लॉकडाउन लगा है तो हम इसका इतना सदुपयोग करेंगे कि हम टोटल फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर दें। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तब, लेकिन उसके लिए आपको चाहना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं पड़ेगा। आपको बुक देखकर, वर्ड्स देखकर, शब्दों जो शब्द का मतलब पता नहीं है उसको न देखकर आपको ये नहीं सोचना होगा कि हाँ मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा एक बात, बोर्ड में टॉप वह नहीं करता है जो टीचर के भरोसे रहता है। बोर्ड में टॉप वह करता है जो अपने भरोसे रहता है, अपने बल पर तैयारी करता है। ठीक है, मात्र 20% ही आपके सफलता में, आपके टॉप करने में मात्र 20% ही हाथ टीचर का होता है। ठीक है, आप टॉप कर रहे हैं, इसमें मात्र 20% ही हाथ है मेरा या किसी का भी। ठीक है, बाकी 80% या इसको परसेंटेज और बढ़ा दे तो ये 15% हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 85%। ठीक है, 80 to 85% बाकी जो है आपके सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने सेल्फ स्टडी कैसे की है उस पर निर्भर करेगा आपका ये 80 to 85% की आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, टीचर का योगदान ज़्यादा नहीं होता है, मात्र 15 से 20% होता है। कोई आपको हम कितना भी पढ़ा दें ना, कितना भी पढ़ा दें, तो आप एग्जाम में बेस्ट तभी कीजिएगा जब आप खुद से पढ़ के जाइएगा, जब आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, जब तक आप क्लियर नहीं रहिएगा तब तक आपकी पढ़ाई अच्छी कैसे हो सकती है, आप बोर्ड में अच्छा कैसे लिख सकते हो। जब तक आपके मन में भ्रम है कि हाँ हमने ये सही लिखा है, गलत लिखा है, तब तक आपका एग्ज़ाम में नंबर देने वाला आपको नंबर बढ़िया कैसे दे सकता है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि लॉकडाउन को जो है एक अवसर बना के चलिए। ठीक है, आप इसको एक अवसर बना के जब लेके चलेंगे ना जी, तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो आप लॉकडाउन में। ठीक है, लॉकडाउन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, आप चाहो तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो अकेले सेल्फ स्टडी से। उसके बाद जब टीचर आएंगे पढ़ाने, कोई भी टीचर आएगा पढ़ाने, तो आपको जो है उस टीचर जब भी पढ़ाएंगे ना, पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उससे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बात मैंने पढ़ा था, इसके आगे ये बताएंगे सर, इसके आगे ये बताएंगे, तब देखो पढ़ाई में कितना मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए जो है पढ़ाई लॉकडाउन को एक आप लोग महामंदी लेकर मत चलिए, अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने फिजिक्स में बात की थी दर्पण सूत्र की, आशा करते हैं आप लोगों ने घर पे बैठ के जरूर 2 से 4 बार सिद्ध किया होगा, और नहीं किए हैं तो पहले कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आवर्धन की। मैंने इसके पिछले वीडियो में जो है आपसे 2 चीज़ों के बारे में बात की थी, तो समझ रहे हैं ना आप लोग, लॉकडाउन को जो है मौका बना के चलना, अवसर बना के चलना है कि इसमें जो है हमको कहीं नहीं जाना, अपना सेल्फ स्टडी इतना बढ़ा देना है कि हम जाके बोर्ड में टॉप करके आए। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में बात किए थे दर्पण सूत्र की, मिरर फार्मूला बात कर चुके हैं, दर्पण सूत्र आप लोगों ने सिद्ध भी कर लिया होगा, आशा करता है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज बात करेंगे रेखीय आवर्धन की।
रेखीय आवर्धन या केवल कहिए आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं जी? एम से सूचित करते हैं। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन एक चीज से आप समझ सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बस इस बात को याद रखना। बाकी आपको आवर्धन समझने में, आवर्धन का परिभाषा देने में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये तो सूत्र लिखवा दिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, हम लोग परिभाषा कैसे देंगे इसकी, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो कैसे कीजिएगा डिफाइन? ध्यान दीजिए, लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ये बटा मतलब अनुपात, भाग ही ना जी, अनुपात मतलब क्या होता है? 8:10 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 8/10। तो हम लोग ये नहीं कह सकते 8/10 को, ये नहीं कह सकते कि 8:10 कह सकते हो ना? तो हाँ, तो कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है, या इसको हम लोग रेखीय आवर्धन भी कह सकते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहिए या केवल आवर्धन कहिए, बात क्या है? बराबर है। इसको किससे सूचित करेंगे जी? एम से सूचित करेंगे। तो आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आवर्धन का मतलब क्या हुआ आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमने जो है एक वस्तु रखा है, आवर्धन की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम बता रहे हैं आपको। एक वस्तु रखा है F और यहाँ पे रखा है C, यहाँ पे एक वस्तु रखा, ठीक है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा और दूरी पे बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इधर आके बना। ठीक है, इसको जोड़ दो। ठीक है, इसका नाम दे दो O डैश और इसका नाम दे दीजिए I डैश। ठीक है, एक वस्तु रखा है हमने O डैश, यह क्या है? यह है वस्तु, और यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे है प्रतिबिंब। तो आवर्धन की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने इससे दूरी तो निकाल लिया था। यह दूरी क्या कहलाती है? U कहलाती है। यह दूरी क्या कहलाती है? V कहलाती है। यह दूरी क्या है जी? F है। तो हमने दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी निकाल ली थी ना जी, निकाल ली थी। लेकिन कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ये हमने ज्ञात नहीं किया था। हमको ये पता चल चुका है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, लेकिन कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, इसको भी पता करना होगा ना जी। तो इसी बात के लिए हम लोगों ने आवर्धन का खोज किया। आवर्धन नाम से जो है एक फॉर्मूला निकाला, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बात समझिए, ये समझने वाली बात है, इतना कोई समझाएगा नहीं आपको। ठीक है, कि वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है यह कौन बताएगा? आवर्धन बताएगा। तो लिखिए, आगे लिख सकते हैं इसको लिखने के बाद कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की अपेक्षा कितनी गुनी अधिक या कम है। ठीक है, बात समझ रहा है ना आप लोग? हाँ, तो आवर्धन क्या है जी? यह वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई तो पता होगी, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया गया? आवर्धन का प्रयोग किया गया। चलिए, इसको जो है आप लोग थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा। ठीक है,
अगर आवर्धन को हम लोग m से सूचित करें, आवर्धन को किससे सूचित करें जी, m से सूचित करें, आवर्धन को m से सूचित करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम लोग h डैश और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करें तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर h डैश बटा h। और एक और फॉर्मूला याद होगा शायद आप लोगों को कि m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा u। याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, माइनस v बटा u। m बराबर क्या होता है, माइनस v बटा u। m बराबर h डैश बटा h और m बराबर माइनस v बटा u। और इन दोनों को मिलाकर एक बात आप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। और ये सब क्या है, आवर्धन है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इन दोनों को मिलाकर, m बराबर माइनस v बटा u बराबर h डैश बटा h। ये तीनों बात सेम है, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात पे। अच्छा एक बात बताइए, यह h जो होगा वस्तु जब भी रखा जाएगा, इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं, वस्तु जो है जब भी रखा जाएगा, वस्तु जो है जब भी रखा जाएगा, ठीक है, तो वस्तु जो है हमेशा ऊपर रहेगा अक्ष के। वस्तु को अक्ष के नीचे थोड़ी रखेंगे जी, नहीं रख सकते हैं। तो वस्तु जो होगा हमेशा अक्ष के ऊपर रहा, तो अक्ष के ऊपर की दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है जी, धनात्मक होती है। h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, h क्या रहेगा, हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। h हमेशा, ये क्या है, h हमेशा, यहाँ पे लिख देते हैं, h हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब समझ रहा है ना जी, धनात्मक। क्या रहेगा, धनात्मक होगा। h हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, तो बदलेगा आपका h डैश। कौन बदलेगा जी, h डैश बदलेगा। अब देखिए h डैश कैसे बदलेगा। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब आभासी बने, ठीक है, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वह वस्तु के हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। और जो है वास्तविक बनेगा तो वस्तु के क्या रहेगा, नीचे रहेगा। याद रखिएगा, वह प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो ध्यान में रखिएगा, इधरे बनेगा, अक्ष के ऊपर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो अक्ष के ऊपरे बन सकता है, ठीक है। प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है तो अक्ष के ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब आभासी बनता है तो क्या रहेगा, अक्ष के ऊपर रहेगा, ठीक है। इसको जो है ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको और बताते हैं आगे। सभी बातों, इन बातों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मिटा देते हैं, इतने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, बस इसी से काम चल जाएगा। चलिए, h डैश है माइनस v बटा u, ठीक है, इतना से हमारा काम चल जाएगा। प्रतिबिंब, बात ध्यान देने वाली क्या है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या होगा जी, अक्ष के नीचे होगा। हमेशा कहाँ होगा, अक्ष के नीचे होगा। आपको पता है कि अक्ष के नीचे की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अक्ष के नीचे बनेगा कौन, इमेज, प्रतिबिंब जो है हमेशा कहाँ बनेगा, अक्ष के नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब जो है अगर आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो हमेशा कहाँ बनेगा जी, हमेशा अक्ष के ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु भी जो है हमेशा ऊपर रहती है। तो आप ऊपर से जब देखोगे तो ऊपरे ना दिखेगा जी, नीचे थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी अगर हुआ तो क्या बनेगा, हमेशा अक्ष के ऊपर बनेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, हमेशा अक्ष के ऊपर बनेगा।
ठीक है, हमेशा अक्ष के ऊपर बनेगा। तो एच हमेशा क्या होगा, एच हमेशा जो है, अब चलिए इन सभी की चिन्हों की थोड़ी सी बात कर रहे हैं अभी हम। एच हमेशा जो है, एच हमेशा क्या रहेगा जी, एच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रहेगा। एच हमेशा धनात्मक रहेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। अब देखिए एच डैश की स्थिति के लिए 2 है, एच डैश 2 तरह का बन सकता है। एच डैश अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, एच डैश आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा जी, अक्ष के ऊपर होगा। क्या होगा, अक्ष के ऊपर होगा। तो ध्यान दीजिए, अक्ष के ऊपर अगर होता है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। क्या निकल के आएगा जी, पॉजिटिव निकल के आया ना जी। एच हमेशा, एच का अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा, उसका चिन्ह जो होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा जी, धनात्मक होगा, प्लस का चिन्ह होगा ना, पॉजिटिव होगा। एच डैश अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तभी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एच डैश का अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, एच डैश का मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, एच डैश का अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, ध्यान दीजिए। एच डैश का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा माने वस्तु के नीचे बनेगा, अक्ष के नीचे बनेगा ना जी। तो ऊपर वाली दूरियां प्लस होती है, नीचे वाली दूरियां माइनस होती है। प्लस में माइनस से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस, सॉरी माइनस और बटा प्लस। तो माइनस में प्लस से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा जी, माइनस से ना आएगा। तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी, चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव हो जाएगा। ये रही कार्तीय चिन्ह परिपाटी की बात। क्या बात बताया मैंने कि अगर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु का जो है क्या, अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमेशा अक्ष के नीचे बनेगा, क्योंकि आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा तो नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा, सॉरी वास्तविक बनेगा तो सामने बनेगा, तो सामने बनेगा तो हमको दिखेगा थोड़ी जी, नीचे ना होगा, नीचे होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे होगा। तो याद रखिएगा, वास्तविक हुआ तो नीचे और आभासी हुआ तो ऊपर। ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए निगेटिव। तो अगर आभासी हुआ तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, अगर वास्तविक हुआ तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव यानी कि निगेटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इससे हम लोग कहीं दूर नहीं हटने वाले हैं, इसी पर थोड़ी सी और बात करने वाले हैं, बस थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा बात इस पर और बढ़ा देते हैं। चलिए, थोड़ा सा बात इस पर और बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने चिन्हों की बात कर ली है, अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। भी और यू बहुत दिक्कत पहुंचा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी, इधर नहीं बनाते इधर बनाते हैं कि आखिर ये भी तो समझ में आना चाहिए नहीं जी आपको। ए हो गया एफ, ए हो गया सी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखे, यहाँ से प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। एक बात बताओ, एक और होगी, एक और बना देते हैं थोड़ा सा इधर। यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, और यहाँ पे रखते हैं वस्तु, और यहाँ से यहाँ पे एक प्रतिबिंब यह बन गया। आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक और बना देते हैं, कोई बात नहीं है। इसको जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर की तरफ जो है इसको एकदम शीर्ष पर लिख देते हैं, क्योंकि ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको तो हमेशा शीर्ष पर ही रहना चाहिए।
नहीं समझ में आया ना अभी? चलिए एक और दिखाते हैं आपको। अब की बार वस्तु यहाँ पे रखते हैं, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा ना, सॉरी, चलिए एक और बना देते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बना रहे हैं, केवल टाइम पास। बाबू टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा अगर इस बात को समझ गए ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, अगर नहीं समझे तो ज़िंदगी भर पछताओगे, ज़िंदगी भर आपको समझ में नहीं आएगा। सॉरी, जैसे ए आई वैसे ही ए भी जाएगी। और क्या, और चलिए इतना से तो समझ में आ जाएगा। यह क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यह क्या है? सॉरी, यह वस्तु की ऊंचाई, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है, सॉरी, और यहाँ पे बनना है, ठीक है। यह क्या है जी? वस्तु है। इसको हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं, केवल ओ से। ओ क्या है? एक वस्तु है। ओ क्या है जी? एक वस्तु है। ओ क्या है? एक वस्तु है। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। बात समझ लीजिएगा, आज का क्लास जो है केवल समझाने के लिए। ये सब बात अगर नहीं समझ रहिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, समझ लीजिए इसको। अब चलिए, ओ क्या है? ओ वस्तु है, ठीक है। और एक ले लेते हैं आई, आई फॉर इमेज। यह क्या है? आई है। यह क्या है? आई है। यह क्या है? आई है। यह क्या है? इधर जो है अनंत पर बनेगा, ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई क्या है? प्रतिबिंब है। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वस्तु को क्या कहा जाता है जी? बिंब भी कहा जाता है। तो अब देखिए, क्या आपको वस्तु की ऊंचाई में अंतर दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई में आपको जब अंतर दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई जो है सेम ली गई है, सेम ली गई है, सेम लिया है, सेम लिया है। वस्तु की ऊंचाई सेम है हमेशा, जो है हमने रखा है ना। आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। वस्तु की सही हमने क्या रखा है? सेम रखा है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रतिबिंब की ऊंचाई भी देख लीजिए, क्या यहाँ पे इसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बना है? फिगर नंबर 1 में थोड़ा सा बड़ा बना है। यहाँ पर फिगर नंबर 1 में जो है, फिगर नंबर 1 में क्या बना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना है जी? बड़ा बना है। फिगर नंबर 2 में देखिए थोड़ा सा छोटा बना है। वस्तु से छोटा है कि नहीं है? है। वस्तु से छोटा है कि नहीं है जी? है। यहाँ पर फिगर नंबर 3 में देखिए दोनों क्या है? बराबर है। फिगर नंबर 3 में क्या है जी? बराबर है। और फिगर नंबर 4 में देखो, थोड़ा देख लो, क्या अनंत में बनेगा? बहुत बड़का बनेगा जी, बहुत बड़का। अभी तो अनंत से हमने लिया ही नहीं है, तो बहुत छोटा भी आपको मिल जाता। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए, वस्तु दूरी जैसे जैसे यहाँ पे फिगर नंबर 1 में सी और एफ के बीच में रखा गया है, यहाँ पे फिगर नंबर 2 में सी के बाहर रखा गया है, यहाँ पर सी पर रखा गया है, सी के बाहर रखा गया है, सी के बाहर रखा गया है। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? कम हो गई। यह यू जो है यहाँ पे भी क्या है? कम है कि नहीं है जी? जैसे ऊंचाई जो है, जैसे जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब जो है जैसे छोटा बनेगा तो उसकी वस्तु दूरी भी कम हो जाती है। हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है? हो जा रही है। प्रतिबिंब अगर बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब अगर बड़ा बनेगा तो उसकी प्रतिबिंब दूरी अधिक होगी। अगर प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा, इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए, प्रतिबिंब जो है इसको मिटा दें। प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा? जब भी जो हो यू से बड़ा हो, भी यू से क्या हो? बड़ा हो। ये साइन दर्शाएगा आपका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब छोटा कब बनेगा? प्रतिबिंब छोटा कब बनेगा जी? जब यू बड़ा हो भी से। देखिए यहाँ पर भी बड़ा है कि यू बड़ा है? प्रतिबिंब दूरी बड़ी है कि वस्तु दूरी बड़ी है जी? प्रतिबिंब दूरी बड़ी है, यह छोटा बनेगा ना।
यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी अधिक है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो क्या बनना था, बड़ा बना था ना जी। यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी अधिक है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी कम है ना, तो वस्तु का आकार कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आपने लिखा होगा कॉपी पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों क्या है, समान है, तो प्रतिबिंब क्या बना था, बराबर बना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वस्तु दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, प्रतिबिंब दूरी, तो वस्तु भी बहुत बड़ा का बनेगा। समझ रहा है बात। अगर भी यू से बड़ा हुआ तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा का बनेगा। अगर भी यू से छोटा हुआ तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये प्रतिबिंब के लिए कह रहे हैं आप, वस्तु के लिए नहीं कर रहे हैं बाबू, प्रतिबिंब के लिए कर रहा है। प्रतिबिंब बहुत बड़ा कब बनेगा, जब वस्तु का दूरी जो है भी जो है यू से बड़ा होगा। ये अभी बात याद रखिएगा। चलिए, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली, इतनी बातें तो कर ली, थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आवर्धन, सॉरी आवर्धन जो है, आवर्धन जो है क्या होता है, एच डैश बटा एच होता है। सोचो अगर एच डैश बड़ा हुआ एच से, एच डैश बड़ा हुआ एच से, तो प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। वो भी वाला यू वाला था, यहाँ पे भी वही बात है, प्रतिबिंब क्या होगा जी, बड़ा होगा। अगर एच डैश छोटा हुआ एच से, माने 4/5 हुआ, तो एक तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगा ना जी। और देखिए, अगर एच डैश बराबर हो एच, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। ये सामान्य सी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। दोनों बात, भी वाला यू वाला भी और एच डैश वाला भी बात याद रखिएगा। साथ में अगर देखिए एच डैश बराबर हुआ एच, ठीक है, छोड़िए उसको, अभी पहले नंबर पोजीशन पे आते हैं, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे पे आएंगे। ठीक है, एक नंबर पे अगर एच डैश, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि स्थिति नंबर 1 है, यदि एच डैश बड़ा हुआ एच से, तब क्या होगा, तब क्या होगा, एम बराबर जो है, अच्छा ये एच डैश बटा एच, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसा ही ना होगा जी। तो अगर नीचे सॉरी एच डैश बड़ा होगा ना 10, अगर तो नीचे क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 तक हो सकता है, यानी कि 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तब क्या होगा जी, एच डैश, तब एम जो होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तब एम जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। याद रखिएगा इस बात को भी, तब एम जो होगा वो बड़ा होगा 1 से। यदि एच डैश छोटा हुआ एच से, तब एम जो होगा वो छोटा होगा 1 से। ध्यान में रखिएगा, अगर एच डैश माने 4 और बटा 5 हुआ, तो एच डैश क्या है, छोटा है ना जी। एच डैश छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो यानी कि इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, 0.8। कुछ लोग कहेंगे कि 1 से तो बड़का है, 1 से बड़का नहीं है बाबू, 1 से क्या है, छोटा है। तो एम जो होगा वो 1 से छोटा होगा नहीं। और तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है यदि एच डैश बराबर हो एच के, तब क्या होगा, तब एम बराबर होगा 1। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें ध्यान में है, आपको कहीं भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें, अगर एच डैश बड़ा हुआ एच से तो एम बड़ा होगा 1 से, अगर एच डैश छोटा हुआ एच से तब एम से बड़ा होगा 1, और यदि एच डैश बराबर एच निकला तब एम बराबर क्या होगा, 1 होगा। इन बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, देखिए आवर्धन की व्यंजक की तरफ। व्यंजक अभी हमारा क्या निकला है, एम बराबर -v बटा यू या एच डैश बटा एच निकला है ना जी। इतनी बातें तो आप समझ गए। अब आपको कौन इसमें उलझा सकता है, कोई भी नहीं। आपको कोई भी अब इसमें नहीं उलझा सकता है। कितना हो, अगर ये बात ध्यान में रखिएगा, कितना हो गुड़ से गुड़ बात पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ओ डैश,
इसका व्यंजक प्राप्त करना अब हम लोग को ओ यहाँ पे आई और क्या आई डैश, ठीक है, आई और आई डैश ले लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। आप लिख दीजिएगा क्या, एक्स डैश एक अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष जो है क्या है, यहाँ पे P है, PC है, और जो है F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। यहाँ C और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक त्रिभुज लेंगे, दोनों में से क्या करना, हमको यह फार्मूला निकालना है ना, दोनों में से लेंगे एक त्रिभुज, कौन सा, एक यह त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, एक यह ले लेते हैं। हमको जो है वस्तु दूरी और ऊंचाई से मतलब है, क्या इसमें किससे मतलब है, वस्तु दूरी, दोनों तो है, इसमें दोनों है तो ले लीजिए ना। तो एक यह त्रिभुज ले लेंगे, यह वाला त्रिभुज, ठीक है, एक यह वाला हमने त्रिभुज ले लिया। कौन कौन सा त्रिभुज, ओ डैश पी, और एक और त्रिभुज ले लीजिए। अब आपको किससे मतलब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब दूरी से मतलब है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब दूरी है, या त्रिभुज कौन बन रहा है जी, त्रिभुज कौन बन रहा है, तथा आई डैश पी में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं दीजिएगा बड़ी दिक्कत होगा। वस्तु जो है समकोण होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा, काहे नहीं होगा, होगा जी, जरूर होगा। यानी कि कोण P, या यहाँ पे P लिखने का जो ओ डैश P बराबर क्या होगा, यह वाला 90 डिग्री तो ना बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। कोण आई डैश P, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना जी। क्यों बराबर हुआ, समकोण है। क्यों बराबर हुआ, समकोण है इसलिए। चलिए एक और त्रिभुज ले लो, यह वाला, इसकी जो है यह कोण, यह क्या है, आई है, यह क्या है जी, आई है, यह क्या है, आर है। आपको याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, कोण आई बराबर कोण आर किसके नियम से, परावर्तन के नियम से होता है ना जी, होता है। परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कोण ओ डैश बराबर कोण क्या, आई डैश, यही ना जी। यह इसलिए यहाँ पे लगा दीजिएगा चुक्की का चिन्ह। दो वो कोण बराबर है तो आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। इसलिए जो है त्रिभुज, इसलिए अतः यहाँ पे लिखिए, इसलिए क्यों लिखिएगा, अतः त्रिभुज ओ डैश पी तथा समरूप, ये दोनों क्या होगा जी, समरूप होगा। त्रिभुज आई डैश पी दोनों क्या होगा, समरूप हुआ। दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो अब चलिए, आपको पता है संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। यानी कहने का मतलब है ओ डैश बटा आई डैश बराबर ओ पी बटा आई पी होगा ना जी, होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आइए। ओ डैश क्या है, ओ डैश क्या है जी, ओ डैश देखिए क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई को हम लोगों ने क्या माना है, मान लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं ओ डैश जो है वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की, जब भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इसको जो है, इसको हम लोग किसे दर्शाएंगे, एच से दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए आई डैश है, आई डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको हम लोग किसे दर्शाएंगे, एच डैश से दर्शाएंगे। और चलिए और क्या है, ओपी है। ओपी क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को आपको तो पता ही है किससे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं जी, यू से दर्शाते हैं। और देखिए आईपी है, आईपी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। देखिए ध्यान से क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है। तो इसको हम लोग किसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे भी से। इतना बात आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे आगे, उसके बाद आगे लिखेंगे। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, फिगर भी मिटा देते हैं।
यहाँ पे हमारा क्या आया था, ओ हमारा आया था ऊपर, नीचे क्या आया था, ओ डैश बटा आई डैश बराबर ओ पी और बटा ओ पी डैश बटा ओ पी, यही ना आया था जी, हाँ यही आया था, सॉरी ओ पी बटा यह आया था। तो देखिए ओ डैश क्या है जी, ओ डैश है एच, ठीक है, आई डैश क्या है, एच डैश, प्रतिबिंब ऊंचाई है। अब देखिए बराबर ओ पी क्या है, वस्तु दूरी यू, बराबर क्या है, बराबर है ओ पी डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। अब चलिए अब करेंगे चिन्ह का प्रयोग, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। एक बात बताइए, एच क्या होगा, वस्तु के ऊपर होगा ना जी, तो एच जो है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एच डैश जो है नीचे बना था निगेटिव रहेगा बाबू, निगेटिव रहेगा। चलिए भी यू क्या होगा जी, यू निगेटिव होगा, क्यों हमेशा निगेटिव होता है, भी क्या होगा निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि दर्पण के बाई तरफ था, फिगर आपने नोट किया होगा, नोट देख लिए उसमें से। चलिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये देखिए ई हो गया माइनस एच बट एच डैश बराबर यू बटा भी। अब दोनों तरफ जो है विलोम से एक, दोनों तरफ क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे जी, उल्टा कर देंगे। दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होगा, उल्टा कीजिएगा, दोनों तरफ दोनों का विलोम करने पर, उल्टा करने पर, दोनों का विलोम करने पर, ये देखिए एच डैश जो है ऊपर चला जाएगा, ए बटा एच नीचे आ जाएगा, माइनस को इधर भेज दो ना, माइनस को इधर भेज दो, माइनस आ गया इधर, ये भी चला गया ऊपर, यू आ गया नीचे, भी चला गया ऊपर और यू आ गया नीचे। आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूला आपका एम बराबर इसी का नाम हमने क्या दिया, एम दिया है, एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी बटा यू बराबर एम। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए तो हम लोगों ने आज आवर्धन सूत्र का भी व्यंजक प्राप्त कर लिया, व्यंजक प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो आपने इतनी बातें आज देख ली, अगले वीडियो में हम आएंगे तो न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आपको क्वेश्चन भी देंगे, बनवाएंगे भी और खुद भी आपको बताएंगे कैसे कैसे बनाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। आवर्धन से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो और 1 नंबरिया में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो उन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आज रहने देंगे, धन्यवाद।